नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड का संडे स्पेशल एडिशन, जिसमें सप्ताह की बड़ी खबरों का बेहद बारीक, सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण होगा। न्यूज डिकोड संडे स्पेशल में हम लेते हैं बड़ी खबरों की पूरी खबर, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे असल खबर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज न्यूज डिकोड संडे स्पेशल एडिशन की। सबसे पहले आपको इस वीक की, सप्ताह की 5 बड़ी टॉप 5 खबरें दिखाते हैं, जान लीजिए इनको। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और KN त्रिपाठी ने पर्चा भरा है। यहां यह जान लेना जरूरी कि खड़गे का अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि उन्हें गांधी परिवार का समर्थन मिल चुका है हासिल। इस सप्ताह की दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ी हुई। राजस्थान में कांग्रेस में बगावत देखने को मिली है। गहलोत के समर्थक विधायक पर्यवेक्षकों की बैठक में नहीं गए थे और इसकी वजह गहलोत को अध्यक्ष बनाने की चर्चा थी, लेकिन गहलोत सीएम का पद छोड़ना नहीं चाहते थे। ये बात आलाकमान जानते हैं। बगावत के बाद गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांगी और अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। सप्ताह की तीसरी बड़ी खबर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने PFI नाम के आतंकी संगठन और उसके सहयोगी संस्थाओं पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया। PFI के करीब 100 ठिकानों पर NIA ने छापा मारा और उसके 100 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। सप्ताह की चौथी बड़ी खबर आपकी हमारी जेब से जुड़ी। शुक्रवार को बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया। इससे रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 5.90% पर पहुंच गई। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होगा। आपको कुछ ज्यादा EMI देनी पड़ेगी। इसके पहले अगस्त में मीटिंग हुई थी। ब्याज दर में 4.90 से बढ़ाते हुए इसे 5.40 करने का फैसला हुआ था। सप्ताह की 5वीं बड़ी खबर अफगानिस्तान से जुड़ी। शुक्रवार को काबुल के एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बड़ा धमाका हुआ। 100 बच्चों की मौत की खबर मिली। कई लोग इसमें जख्मी बताए गए। तालिबान ने हॉस्पिटल के मालिक को इससे जुड़ी कोई खबर पब्लिक न करने की हिदायत भी दी है। तो ये टॉप 5 खबरें इस सप्ताह की, जिन पर और उनके अपडेट के ऊपर आपने सप्ताह भर नजर बनाकर रखी। लेकिन अब आते हैं उस मूल खबर पर, जिस पर डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। एक शब्द आपने जरूर सुना होगा। अपने पहले सेगमेंट की शुरुआत हम दरअसल इससे जुड़े 3 अहम शब्दों से करेंगे, जिन्हें आपने गाहे बगाहे अक्सर सुन रखा है। पहला शब्द है साहब सत्ता, दूसरा शब्द है शक्ति और तीसरा शब्द है विद्रोह। आप सोचेंगे कि हम इन 3 शब्दों का जिक्र शुरुआत में क्यों करें। दरअसल इस सप्ताह 2 बड़ी घटनाएं घटी और इन्हीं 2 बड़ी घटनाओं के लिए हमने इन 3 शब्दों की बात। इन शब्दों का बड़ा महत्व इन घटनाओं में है। पहली घटना कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई। राजस्थान में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ 80 से ज्यादा कांग्रेसी विधायक बगावती तेवर लेकर सामने आए, झंडा बुलंद किया अपनी बगावत का। वहीं दूसरी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां शिवसेना के सिंबल विवाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना का सिंबल रहता है या शिंदे गुट को धनुष कमान मिलता है, इस बात का फैसला चुनाव आयोग को लेना है। ये दोनों खबरें सत्ता, शक्ति और विद्रोह, इन 3 शब्दों से जुड़ी। तो चलिए आज हम इन 3 शब्दों के माध्यम से राजनीतिक दलों में होने वाले सत्ता परिवर्तन को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। समाज शास्त्र को जानने वालों ने महान चिंतक का नाम जरूर सुना होगा। हम बात मैक्स वेबर की कर रहे हैं, जिन्होंने सत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब जरा इसको भी समझें। सत्ता का अर्थ जानने से पहले शक्ति को समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों में एक बड़ा घनिष्ठ संबंध है। वेबर के अनुसार शक्ति उन लोगों में निहित होती है जो दूसरों के व्यवहार को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार शक्ति का तात्पर्य है एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपना और जैसा वो चाहता है वैसा दूसरों से व्यवहार करवा लेना। जब इस शक्ति को वैधानिक स्वीकृति मिल जाए तो इसे आप सत्ता कहते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि आपको इन शब्दों और इन घटनाओं के बीच का तारतम्य, जुड़ाव जरूर समझना चाहिए। आपने सत्ता और शक्ति के महीन अंतर को जान लिया। अक्सर सत्ता और शक्ति लोगों को जरा सा
एक जैसे मायनों की वजह से भ्रमित करती है, वैसे सत्ता भी कई प्रकार की होती है। इस पर बाद में विस्तार में बात करेंगे। पहले आज हम इस सेगमेंट में सत्ता के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, यह जानिए इस रिपोर्ट के द्वारा। कांग्रेस की देश के 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। बात राजस्थान की हो रही है, जहां के सीएम अशोक गहलोत हैं, जो गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। गांधी परिवार चाहता था कि अशोक गहलोत पार्टी की कमान संभालें। गहलोत तैयार भी थे, लेकिन राहुल गांधी ने एक व्यक्ति एक पद के नियम का हवाला दिया, जिसका मतलब ये था कि गहलोत को एक पद छोड़ना होगा। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, जिसके लिए गहलोत किसी कीमत पर तैयार नहीं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 2 पर्यवेक्षकों अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा। विधायकों की बैठक बुलाई गई, लेकिन गहलोत समर्थक नेताओं ने उसी वक्त एक दूसरी जगह पर मीटिंग की और पर्यवेक्षकों की बैठक से किनारा कर लिया। 80 से ज्यादा विधायकों ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। इस बीच पायलट और गहलोत ने दिल्ली के दौरे भी किए। कहा जा रहा है कि सीएम पद का फैसला पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा। खैर, वैसे आपने देखा कि अभी तक राजस्थान कांग्रेस में फूट नहीं पड़ी है, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। दरअसल इस घटना के बहुत गहरे निहितार्थ हैं, जिन्हें हम थोड़ी देर बाद डिकोड करेंगे। अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में इस सप्ताह हुई सबसे बड़ी घटना की तरफ। देखिए इस पर रिपोर्ट। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर धनुष है, जिस पर फैसले के लिए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। बीते मंगलवार को जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने चुनाव आयोग की कार्यवाही पर लगी रोक को हटा दिया। इसके थोड़ी देर बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान आया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग रूल ऑफ मेजोरिटी के आधार पर इस विवाद का निपटारा करेगा। 20 जून को शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए। 3 जून को शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन है। लेटर भी जारी किया गया। 15 जून को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। फिर 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस देकर बागी विधायकों को राहत दी। 28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा, जिसकी मांग देवेंद्र फडणवीस ने की थी। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए। 3 जुलाई को विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे को सदन में मान्यता दे दी। अगले दिन शिंदे ने विश्वास मत हासिल किया। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब तक चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला न ले। चुनाव आयोग सबसे पहले विधायिका और संगठन का वर्टिकल बंटवारा करता है, यानी कि किसके पास कितने सांसद और विधायकों का समर्थन है, इसको परखा जाता है। साथ ही किसके पास संगठन में कितने पदाधिकारी और मेंबर्स का साथ है, समर्थन है, ये देखा जाता है। दोनों में जिसका भी पलड़ा भारी होता है, उसको आयोग पार्टी का नाम और सिंबल दे देता है। तो अब इस पूरे विवाद में कांग्रेस और शिवसेना दोनों ही इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, यह हम इस वक्त कह सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही पार्टियों का शक्ति केंद्र एक परिवार सालों तक मौजूद रहा है। एक ही परिवार में वो सारी शक्तियां रही। कांग्रेस में खुलकर बगावत नहीं हो रही, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बीजेपी के मुकाबले बेहद कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस के इस वक्त महज 52 सांसद हैं और सिर्फ 2 राज्यों में बहुमत वाली सरकार है, जिनमें से एक बड़े राज्य राजस्थान में एमपी की तरह बगावत के स्वर हमने देखे हैं, सुने हैं। एमपी में 3 साल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि एमपी में कमलनाथ की सरकार, चलती हुई सरकार गिर गई थी। और अब वक्त है हम जिन 3 शब्दों को लेकर चले हैं, उस तीसरे शब्द विद्रोह को डिकोड करने का। चलिए विद्रोह शब्द को जरा डिकोड करते हैं। विद्रोह का अर्थ सिंपल भाषा में बगावत, सरल शब्दों में कहें सत्ता केंद्र के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर देना, आदेश की नाफरमानी करना, सत्ता परिवर्तन की कोशिश करना। शिवसेना में ऐसा हाल ही में हुआ
और कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ वरिष्ठ नेताओं के बगावती स्वर आज की बात नहीं, लंबे समय से सुनने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा। G23 ग्रुप कांग्रेस के भीतर ऐसे नेताओं का समूह है जो वक्त पर नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाता रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए। सवाल यहां यह है, किसी भी दल में जब एक परिवार विशेष का कब्जा होता है, कैसे उस पार्टी में विद्रोह की शुरुआत होती है, क्यों उसमें विद्रोह पनपता है, इस बात को भी जरा समझें, डिकोड करते हैं। चलिए इसे डिकोड करें। पहली बात, लगातार होने वाली हार पार्टी के नेताओं को शीर्ष नेतृत्व के प्रति विद्रोह करने के लिए उकसाती है, एक मोटिव देती है। दूसरा, पार्टी नेतृत्व का अपने नेताओं के प्रति किया जाने वाला पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है। तीसरा, शीर्ष नेतृत्व का खुद को सर्वशक्तिमान समझने का भाव। चौथा, वक्त पर पार्टी में फैल रहे असंतोष को न भांप पाना, न खत्म करने की कोशिश करना है। और पांचवा, शीर्ष नेतृत्व का तानाशाही वाला रवैया, मतलब सारे फैसले खुद करना या चंद लोगों से मिलकर करना। पार्टी के फैसलों पर होने वाली असहमतियों को आप नजरअंदाज करते रहें, यह भी एक वजह। छठवां, शीर्ष नेतृत्व का सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी नहीं देना। सातवां, सारी पार्टी की शक्तियों का केंद्रीकृत हो जाना। ये होते हैं विद्रोह के बीज या जनक। कहने का अर्थ यह कि अगर वक्त रहते उद्धव ठाकरे खुद की कार्यशैली में बदलाव लाते, सबकी सुनते, तो आज शिवसेना की यह स्थिति नहीं होती। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पंजाब में गलत फैसला लेकर तकरीबन खत्म हो गई। चुनाव ने सिद्ध किया इसे। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में जा चुके हैं। पार्टी का चेहरा रहे सिद्धू जेल में है और चन्नी क्या कर रहे हैं, किसी को इस बात की कोई खबर इस वक्त नहीं। अंत में हम यह कहना चाहते हैं कि सत्ता को कायम रखना अपने आप में एक हुनर है, प्राप्त करने से ज्यादा बड़ा हुनर। और कांग्रेस को वक्त रहते अपने पूरे सिस्टम में सुधार करना चाहिए। तो इस न्यूज डिकोड का ये जो पहला सेगमेंट आपने देखा, इस पहले सेगमेंट में सुनने समझने के बाद इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं, सत्ता शक्ति विद्रोह का ये जो त्रिकोणीय समीकरण है, इसके मायने हम शायद आप तक पहुंचा पाए हैं और इस मायने के साथ साथ बदलते घटनाक्रम को हम जोड़ पाए।